गिलगो बीच सिलसिलेवार हत्या मामला। पिज्जा और मोबाइल ने सुलझाया सालों से उलझा हुआ हत्या का मामला। ये मामला है यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के दक्षिण किनारे पर गिलगो बीच का। इस बीच पर अफरा-तफरी तब मच गई जब एक के बाद एक इस बीच पर इंसानी अवशेष मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कुल 11 इंसानी लाशों के अवशेष मिले, जिनमें से कई जानी पहचानी वेश्याएं और एस्कॉर्ट थीं। हालांकि लाशें और अवशेष मिलने का सिलसिला 1996 से शुरू हो गया था और पुलिस ने आम केस जानकर छानबीन भी करी थी। पर 2010 में शेनॉन गिलबर्ट का ऐसा केस आया कि पुलिस का पूरा ध्यान लॉन्ग आइलैंड बीच केसेस पर घूम गया। पुलिस क्षणों की लोकेशन नहीं ट्रेस कर पाई और न ही शेनॉन अपनी लोकेशन बता पाई, इसलिए पुलिस शेनॉन के मामले को भूल गई और शेनॉन की जांच 1 महीने बाद शुरू हो पाई और 2010 से 2011 तक पुलिस को लगातार इंसानी लाशों के अवशेष मिलते रहे। और गिलगो 4 नाम से मशहूर चारों महिलाओं की लाशों के अवशेष पुलिस को 2010 में सिर्फ 1/4 दूरी पर ही आसपास मिल गए। मार्च और अप्रैल 2011 में सफोक और नसाउ नाम के देशों में पुलिस को 6 और लाशों के अवशेष मिले। इस सब से पुलिस को अंदेशा होने लगा कि जरूर इन लाशों का गिलगो 4 केस से कोई लेना देना है। Sex workers known as the Gilgo Four were found wrapped in burlap on this Long Island in 2010. 7 more victims were found the following year. Police in hazmat gear swarmed through his modest red house in Massapequa Park, Long Island today, where he grew up. He lives there with his wife and 2 adult children. The house is about 15 miles from where the bodies of the Gilgo Four, all said to be sex workers, were discovered. The focus was triggered in 2010. 1 मई 2010 जब शेनॉन गिलबर्ट ने पुलिस को मदद के लिए फ़ोन किया, पर शेनॉन को अपनी लोकेशन नहीं मालूम थी, इसलिए पुलिस उसकी मदद के लिए नहीं पहुंच पाई। इसके बाद शेनॉन गायब हो गई क्योंकि उनकी हत्या हो चुकी थी। शेनॉन की छानबीन 1 महीने बाद शुरू हुई और इसके बाद तह पे तह खुलने का सिलसिला शुरू हो गया और लाशों पर लाशें मिलना शुरू होती गईं। State police. Yeah, there's somebody after me. Where are you, ma'am? I don't know. Can you trace where I am? No, I can't. No. No, stop. No. Come on, let's go. Hold on a second. No, please. Why? You gonna kill me? You freaking down. Come on. I'm in the middle of nowhere. Let's go back to Manhattan. 11 दिसंबर 2010 में ऑफिसर मलिया ने पार्कवे के आसपास दोबारा जांच शुरू की। उनकी जांच का एरिया बना FBI का बताया हुआ सड़क के किनारे का रास्ता, जिससे पुलिस को गड़ी और दबी हुई कई लाशें मिल चुकी थी। हालांकि सड़क किनारे बर्फ जम चुकी थी और बहुत घास उग चुकी थी, फिर भी ऑफिसर के कुत्ते को लाश के आसपास होने की गंध आई और वहां मिली एक और लाश जो बोरे जैसे थैले में बंद थी। बोरे में लाश नहीं बल्कि उसकी हड्डियां मिली और ये हड्डियां बाद में जांच में मलिसा बर्थेलमी नाम की महिला की बताई गई और सबूत ढूंढने पर पुलिस को और 3 लाशें मिली। ये सब महिलाएं थीं जिनके नाम थे मॉरिन ब्रेनड, मेगन वाटरमैन, एम्बर कॉस्टेलो और मलिसा बार्थेमे। इन सारी महिलाओं की लाशें पुलिस को 500 फुट की दूरी पर मिली। मार्च 2011 में पुलिस को पार्कवे समुद्र के पास जेसिका टेलर नामक महिला के शरीर के कुछ अवशेष मिले और इसी महिला के बाकी अवशेष पुलिस को 8 साल पहले भी 2003 में सफोक देश के मनोविले नामक इलाके में मिल चुके थे। अगले महीने अप्रैल 2011 में पुलिस को 3 और लाशों के अवशेष मिले, जिनमें से एक बेनाम छोटा बच्चा, एक एशियाई मनुष्य और वेलेराई मैक जैसे कि जेसिका टेलर के अवशेष मिले थे। नासाउ देश में पुलिस को 2 और लाशों के अवशेष मिले। एक थी महिला केरेन वर्गाता। केरेन के बाकी अवशेष 1996 में फायर आइलैंड में भी मिले थे। फिर एक और महिला के अवशेष मिले जिसकी पहचान नहीं हो पाई। इनके शरीर पर पीच फल का टैव था। इस अनजान महिला की पहचान बाद में 2011 में मिले उस छोटे बच्चे की मां के रूप में हुई। 9 मई 2011 में क्योंकि पुलिस को सारे केस एक दूसरे से जुड़े हुए दिखे, उन्हें लगा वेलेराई मैक और जेसिका के कातिल अलग अलग हो सकते हैं। 29 नवंबर 2011 में पुलिस ने घोषणा की
कि उन्हें यकीन है सभी 10 हत्याओं के पीछे एक ही हत्यारा है जो लॉन्ग आइलैंड से है, क्योंकि सभी लाशों के सबूत और जिन हालातों में सबूत मिले सब एक जैसे थे। जून 2011 में पुलिस ने घोषणा की कि जो इंसान लॉन्ग आइलैंड हत्यारे के बारे में कोई भी सुराग देगा उसे पुलिस $25,000 का इनाम देगी। दिसंबर 2011 में पुलिस को शेनॉन गिलबर्ट के अवशेष उसकी हत्या के ठीक 19 महीने के बाद ओक बीच पर मिले। हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। 16 जनवरी 2020 में सफोक पुलिस ने मीडिया में एक काली लेदर बेल्ट का सबूत पेश किया, एक ऐसी बेल्ट जिस पे HM या WH छपा था। ये बेल्ट गिलगो बीच के ओशियन पार्कवे से मिली और पुलिस को यकीन है कि ये या तो हत्यारे की है या पीड़ितों में से किसी की। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने पहली बार एक नया तरीका अपनाया और गिलगो न्यूज़ के नाम से एक ऐसी वेबसाइट बनवाई जिस पे सिर्फ केस के बारे में चर्चा हो या सबूतों के बारे में, ताकि केस जल्दी ही सुलझ पाए। जुलाई 2023 में पुलिस ने रेक्स ह्यूरमैन नाम के शख्स को मेलिसा, एम्बर और मेगन के कत्ल के जुर्म में फर्स्ट और सेकंड डिग्री मर्डर चार्ज लगा के मैनहट्टन में अरेस्ट किया। इस आदमी की उम्र 59 साल थी। इसे मॉरीन ब्रायनार्ड के कत्ल का भी मुख्य आरोपी माना जा रहा था। रेक्स ह्यूरमैन पेशे से एक आर्किटेक्ट है और लॉन्ग आइलैंड में वो वही पास में रहता था जहां से पुलिस को सारी लाशों के अवशेष मिलते रहे। उसके फोन कॉल डिटेल्स में मरी हुई 3 लड़कियों के नंबर्स थे। उसने अपने ईमेल से लॉन्ग आइलैंड केस की इन्वेस्टिगेशन की सारी जांच ऑनलाइन सर्च की। वो लगातार केस पर नजरें गड़ाए बैठा था कि पुलिस को कब और कैसे सबूत मिलते जा रहे हैं। उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी सर्च की थी और मरे हुए लोगों और उनके परिवार वालों को भी ऑनलाइन सर्च किया हुआ था। फोन कॉल डिटेल्स के हिसाब से रेक्स ह्यूरमैन 4 में से 3 लड़कियों के साथ संपर्क में था। रेक्स ह्यूरमैन ने जब पिज्जा खाकर घर के बाहर के डस्टबिन में फेंका तब पुलिस ने उसे सबूत मानकर DNA सैंपल के लिए उठा लिया और पुलिस को जो लाशों की बोरियों पर कुछ बाल चिपके हुए मिले थे उनका DNA रेक्स ह्यूरमैन के पिज्जा से मिले DNA से टेस्ट करवाया गया, जो बाद में मैच हो गया और बहुत बड़ा सबूत बनके सामने आया और इसी पिज्जा ने सबूत बनकर रेक्स ह्यूरमैन को गिरफ्तार करवाया। जांचकर्ताओं ने बताया हत्याएं तब होती थीं जब रेक्स के बीवी बच्चे शहर में नहीं होते थे। Police say he's the man behind the more than decade-long Gilgo Beach serial killer mystery. Rex Heuermann stayed silent as he walked out of Suffolk County 7th Precinct to face a judge on Friday afternoon. Rex Heuermann is a demon that walks among us, a predator that ruined families. आइए उन चारों महिलाओं की निजी जिंदगियों के बारे में थोड़ा बहुत जाने जिनकी हत्याएं आजकल हर न्यूज़ चैनल की सुर्खियों में हैं। पहली पीड़ित महिला नॉर्विच की रहने वाली मॉरीन ब्रेनर्ड, उम्र 25 साल, 2 बच्चों की मां। 9 जुलाई 2007 को मॉरीन बोली कि वो आज का अपना सारा दिन न्यूयॉर्क शहर में बिताएगी। इसके बाद से मॉरीन लापता हो गई। पैसों से परेशान मॉरीन ने वेश्यावृत्ति में कदम रखा था। 7 महीनों के लिए उन्होंने वेश्यावृत्ति को अलविदा भी कहा, पर घर से निकलने के नोटिस के आ जाने के बाद मॉरीन के पास इस काम के अलावा और कोई सहारा नहीं था। इसी काम से उसके सारे बिल और घर का किराया चुक सकता था। मॉरीन क्रेगलिस्ट नामक वेबसाइट पर एक्टिव थी, जिससे उसके वेश्यावृत्ति के लिए क्लाइंट मिल जाते थे। मॉरीन की लाश पुलिस को दिसंबर 2010 में मिली। मॉरीन के गायब होते ही उनकी दोस्त सारा कार्न्स को एक अनजान नंबर से फोन आता है। वो आदमी सारा को बोलता है कि मॉरीन जिंदा है। उसने अभी मॉरीन को क्वीन के वो हाउस में घूमते हुए देखा है। उसने सारा कार्न्स के पूछने पर अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया और न ही उस जगह का पता बताया। उसने ये कहकर फोन रख दिया कि वो दोबारा सारा को फोन करेगा और तब उस जगह का पता बताएगा जहां मॉरीन को उसने अभी देखा है। इसके बाद उस आदमी का कोई फोन नहीं आया। सारा ने पुलिस को बयान में बताया कि उस आदमी के बोलने का तरीका न्यूयॉर्क के लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी महिला मेलिसा बर्थेमी, उम्र 24 साल, न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स में रहने वाली मेलिसा क्रेगलिस्ट वेबसाइट से अपनी वेश्यावृत्ति का काम चलाती थी। 12 जुलाई 2009 की रात को वो एक नए क्लाइंट से मिली और तभी उसने अपने बैंक खाते में $900 जमा करवाए। इसके बाद उसने अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड को फ़ोन मिलाने की कोशिश करी, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद मेलिसा लापता हो गई। मेलिसा के गायब होते ही
मेलिसा की बहन को भी गुमनाम फोन आना शुरू हो गए जो उससे भद्दी बातें करते, परेशान करते, उसे धमकियां भी देते। परेशान करने वाले शख्स ने ये तक कहा कि तुम्हारी बहन तो मर चुकी है, मेरे सामने पड़ी है और मैं उसे सड़ते हुए देख रहा हूं। पुलिस को इन गुमनाम फोन करने वालों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। तीसरी महिला मेगन वाटरमैन, उम्र 22 साल। एक बच्चे की मां वाटरमैन ने 6 जून 2010 को क्रेगलिस्ट की एस्कॉर्ट लिस्ट में अपना नाम डाला और इसके बाद से ही वो लापता हो गईं। लापता होने से पहले उन्होंने अपने 20 साल के बॉयफ्रेंड को फोन करके बताया था कि वो कहीं बाहर जा रही है और वहां से वापस आने के बाद उसको वापस फोन करेगी। वो न्यूयॉर्क के एक मोटेल में ठहरी हुई थी जो गिलगो बीच से सिर्फ 15 मील ही दूर था। उनकी लाश पुलिस को दिसंबर 2010 में मिली। चौथी महिला एम्बर कॉस्टेलो, उम्र 27 साल। बचपन में हुए यौन उत्पीड़न से प्रभावित होकर एम्बर एक ड्रग एडिक्ट में बदल गईं। नशे की इस आदत से निकलने के लिए वो नशा मुक्ति केंद्र के इलाज करवा रही थी और उनके संपर्क में थी। पहली शादी टूटने के बाद एम्बर ने दूसरी शादी कर ली और अपने दूसरे पति के साथ फ्लोरिडा में रहने लगी। वहां वो एक वेट्रेस का काम करती थी। फ्लोरिडा को छोड़ के वो न्यूयॉर्क के बेबीलोन इलाके में रहने आ गई और वेश्यावृत्ति करने लगी। 2 सितंबर 2010 की रात को उनके फोन पर किसी अनजान शख्स के लगातार कई बार फोन आए जिसने कहा कि वो उनके काम के उसे $1500 देगा। इसके बाद एम्बर उस अनजान व्यक्ति से मिलने चली गई और इसके बाद वो फिर कभी नहीं दिखी। एम्बर ने जब अपने परिवार के फोन और मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया तो उसके परिवार वालों ने एम्बर के गुम होने की रिपोर्ट इसलिए हाथ के हाथ दर्ज नहीं कराई क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट थी और उसके परिवार ने ये सोचा कि नशे की हालत में शायद वो जवाब नहीं दे पा रही होगी। प्रसिद्ध गिलगो बीच मर्डर्स केस। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का शुक्रिया।